कैलीग्राफी जिसे हम खत्ताती और खुश खत या तो किताबत भी कहते हैं, अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण और बहुत ही कठिन कला है। कठिन कला इस मायने में है कि इसमें कलाकार को आकृतियों की मदद नहीं मिलती है, बल्कि जो अक्षर हैं उन अक्षरों की आकार को बनाए रखते हुए उनके अंदर छुपी हुई लय को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके का एक खूबसूरत लयात्मकता तैयार करनी होती है कि जो देखने वाले को उसकी तरफ आकर्षित करे। और ये अपने आप में बहुत कठिन काम। क्यों? क्योंकि आप आकृतियों को इसके अंदर जोड़ नहीं सकते। शब्दों की जो उनको जोड़ के जो कंटेंट बनता है या कथ्य बनता है उसमें आप कुछ फेर बदल कर नहीं सकते, क्योंकि कथ्य जो उनके द्वारा कहा जा रहा है वो पूरी तरह समझ में आना चाहिए। और उस आकार, जो अक्षरों के आकार हैं, उनके अंदर जो बेहतर छिपी हुई जो लयात्मकता है, जो लय है, जो रिदम है, उसको आपको उभारना होता है कंटेंट को बचाए रखते हुए। और ये चीज़ अपने आप में बहुत कठिन है। कैलीग्राफी यूँ तो बड़ी पुरानी कला है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका ख़ास तौर से जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू, इसकी जो कैलीग्राफी है, इसका आगमन 12वीं शताब्दी के बाद में हुआ। 12वीं शताब्दी के बाद में, लेकिन 12वीं से 14वीं शताब्दी तक आते आते इसने हिंदुस्तान में जितनी तरक्की की वो अद्वितीय थी। उस समय जो कैलीग्राफी है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उनकी इंटीरियर डेकोरेशन, उनकी पोथी चित्रकला, सबका एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा थी। अगर आप मिनिएचर पेंटिंग, मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग देखें, मुग़ल मॉन्यूमेंट्स देखें, या आप पुराने मज़ारात या खानकाएँ देखें, तो उस सब में हर जगह आपको कैलीग्राफी का इस्तेमाल दिखता है। और वो कैलीग्राफी बाद में धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और वो कैलीग्राफी 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में चरम पर थी। 17वीं शताब्दी के बाद में इसका थोड़ा अवसान शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक एक काल ऐसा था जब अरबी और फ़ारसी और उर्दू ख़ास तौर से, वो आज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफिस की, उस तरीके से फ़ारसी और उर्दू ऑफिस की लैंग्वेज होती थी। सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स अरबी या तो उर्दू या तो फ़ारसी में तैयार किए जाते थे। उस समय लगभग सभी लोग इस खत्ताती को या इस कैलीग्राफी को जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश आज़ादी की ओर बढ़ा, तो ये कला धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। जिस समय आज़ादी के बाद में अखबारों का, पत्रिकाओं का पब्लिकेशन शुरू हुआ, उस समय शुरू में उस तरीके की प्रेस नहीं थी जिस तरीके की प्रेस आज है। बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे अखबार, बहुत सारी किताबें लिथोग्राफी के द्वारा छपती थी। और उस समय जो कैलीग्राफर होते थे उर्दू और अरबी और फ़ारसी के, उनकी बहुत बहुत महत्व था, क्योंकि वही उसके ऊपर लिखते थे, लिथो स्टोन के ऊपर, जो बाद में प्रिंटिंग में जाता था। धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास के साथ में ये खत्ताती भी, जो हाथ से लिखे हुए जो अखबारात होते थे, पुस्तकें होती थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। इरशाद फारूकी साहब ने इस कला को ऐसे समय में पकड़ा जिस समय वो लगभग मृत अवस्था को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचती जा रही थी। न केवल उन्होंने उस कैलीग्राफी को दोबारा से ज़िंदा किया, उसके बारे में लोगों को बताया, बल्कि उस कैलीग्राफी को कागज़ से निकाल के लकड़ी के अंदर एक इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म की तरह, एक इंडिविजुअल स्कल्पचर की तरह, एक नई कलाकृति के रूप में लोगों के सामने रखा। और वो जो कैलीग्राफी है, वो कैलीग्राफी से ज़्यादा बढ़ के कुछ अपने छिपे हुए एक और रूप को, जो उसके अंदर एक कलात्मकता छिपी हुई थी, उसको उन्होंने सामने लाया। इरशाद फारूकी जो हैं वो बुनियादी तौर पे राजस्थान से हैं। उन्होंने दिल्ली में आके अपना काम शुरू किया। शुरू में एक खानका से जुड़े होने के कारण उनको इस कैलीग्राफी की तरफ रुचि आई, और बाद में उन्होंने इसको लकड़ी के अंदर कटिंग करके इसको आगे बढ़ाया। इवन जो लकड़ी के ऊपर जब उन्होंने वो काम शुरू किया, तो उस समय ऐसे औजार नहीं थे उनके पास में रेडीमेड कि जिससे कि वो लकड़ी के ऊपर वो पारदर्शिता या वो उसके अंदर चीज़ें, बारीकियां ला सकें जो एक कैलीग्राफी की जान होती है, उसके अंदर जो लय होती है। उन्होंने न केवल इस कला को विकसित किया, लेकिन इस कला को बनाने के लिए जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक हैं, वो खुद भी उन्होंने इस प्रोसेस में विकसित की। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं खुद इरशाद फारूकी के ज़ुबान से। इरशाद भाई कुछ इसके बारे में बताएं कि जब आपने ये चुना तो कैसे चुना कि कैलीग्राफी को आपको आगे अपना कैरियर बनाना है? हाँ, असल में मैं बनना तो चाहता था पायलट। मैं असल में सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मेरे वालिद साहब
हकीम हैं। मेरे दादा नाना भी हकीम थे। और ये जो मैं काम करता हूँ लकड़ी के ऊपर कैलीग्राफी का, ये कोई मेरा पुश्तैनी काम नहीं है। सच बात ये तो ये है कि मेरे ख़ानदान में तो लकड़ी के बारे में कोई जानता ही नहीं, टूल्स के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और हकीकत ये कि आज से 23 बरस पहले मैं भी नहीं जानता था। हाँ, अलबत्ता क्या कि हमारे यहाँ सीकर राजस्थान में हमारे एक मस्तान बाबा हमारे यहाँ रहा करते थे। वो कैलीग्राफी जब करते थे तो हम उनको लिखते हुए देखा करते थे। तो ये लगता था कि ये कोई बहुत बेमिसाल हुनर है। लेकिन चूँकि वो दौर ऐसा था, जब मैं बीए कर रहा था, बीए करने के बाद में मैंने एमए किया, पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में और एक एग्जीबिशन से इंस्पायर होके, जहाँ पे कैलीग्राफी के कुछ कागज़ पे लिखे हुए नमूने मैंने देखे, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस कैलीग्राफी को और एक नया रूप दिया जाए और इसका मीडियम चेंज कर दिया जाए। तो लिहाजा मैंने 23 बरस कबल पहले जो है लकड़ी के ऊपर अल्लाह के नाम को बनाया। हालांकि मैं लकड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता था, टूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक जुनून की हद तक मैंने काम किया। टूल्स मैंने बनाए, लकड़ी को मैंने पहचाना, लकड़ी की डेंसिटी को जाना। जब आप शुरू कर रहे थे तो उस वक्त कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, असल में उस टाइम पे सच बात यह है कि मैंने 80 रुपये की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ख़रीदा और मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन सी लकड़ी है। फिर पता चला कि वो शीशम की लकड़ी थी, लेकिन वो इतनी हार्ड थी कि मुझे काटते काटते पसीना आ गया। मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने चेंज किया तो एक हल्दू नाम की लकड़ी आती है, वो लेकर आया तो बहुत सॉफ्ट थी। और उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे जब मुझे तजर्बा हुआ तो मैंने रबर वुड को इस्तेमाल किया। और रबर वुड मैंने देखा कि रबर वुड एक अच्छी लकड़ी है हमारे काम के लिहाज से। उसकी हार्डनेस भी अच्छी है, उसके रेशे भी बहुत कॉम्पैक्ट हैं और उसमें सफाई भी बहुत ज़्यादा आती है। ये जब आपने लकड़ी के ऊपर काम शुरू किया तो आमतौर पे कैलीग्राफी जैसे मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलती है, तो वो जैसा ये आप काम करते हैं लकड़ी के ऊपर उभरा हुआ होता है, उसका पिछला हिस्सा आर पार नहीं होता। हाँ। लेकिन आपने ये आर पार बनाना और उनको इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म बनाना है, वो कैसे शुरू किया? वो आपकी दिमाग में कैसे? हाँ, ये मैंने अपनी स्किल से शुरू किया इसको। मैंने सोचा कि इसको एक गिफ्ट आइटम के तौर पे और इस अंदाज से पेश किया जाए कि हर घर में हमारी ये कैलीग्राफी पहुंच जाए। तो इसको मैंने थ्रू काट दिया, 3 डायमेंशनल वर्क करने की कोशिश की। तो अल्लाह के नामों, जैसे मान लो आम तौर पे उभार के काम करते आए हैं लोग, जैसे बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेकिन क्या हुआ उसमें ख़त्ताती नहीं है। लोगों ने जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है या अल्लाह मोहम्मद लिखे हैं, नाम लिखे हैं अल्लाह के, लेकिन उनमें कैलीग्राफी नहीं है सही मायने में। लेकिन मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल उसूल वाला काम किया है, एकदम प्रिंसिपल के साथ में काम किया है। तो मैंने इस काम को 3D बनाने की कोशिश की और 3 डायमेंशन बना के और इसको पेश किया। तो ये जो कैलीग्राफी है आपने किसी से पहले सीखी नहीं क्या? नहीं क्या है, कागज़ के ऊपर आपने इसका अभ्यास किया था क्या? नहीं, कागज़ पे असल में क्या है कि आज के 23 बरस पहले जब मैं वाकई कैलीग्राफी नहीं जानता था। हाँ, लेकिन मेरी उर्दू की राइटिंग अच्छी है शुरू ज़माने से ही, यानी 10वीं क्लास से मेरी उर्दू की राइटिंग शुरू से अच्छी रही है। लेकिन कैलीग्राफी एक अलग चीज़ है। कैलीग्राफी एक हुनर है, उसमें उसूल हैं और उसका जब कलम से लिखा जाता है तो उसको पैमाइश है। तो वो मैं नहीं जानता था आज के 23 बरस पहले। लेकिन मैंने क्या है कि पुराने असातिज़ा जैसे तुर्की के रहने वाले हैं, इराक़ के रहने वाले हैं और मिस्र के रहने वाले हैं, उन लोगों की कैलीग्राफी को देखा, समझा और उन्हीं में से मैंने एक डिज़ाइन जो है ना सुराही के अंदाज़ में सेलेक्ट किया और फिर मैंने उसको बनाया। बाद में मैंने क्या है कि अपने आप लिखना शुरू किया। उन पुराने असातिज़ा को देख के, जो पुराने मास्टर्स हुए, मास्टर कैलीग्राफर्स, उनकी राइटिंग को मैंने देखा और ख़ुद और कलम चलाया और ख़ुद ब खुद फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया अपने हिसाब से। अभी आपने कहा कि ऑर्डिनरी लिखाई है और कैलीग्राफी है, उसमें आप फ़र्क मतलब समझते हो कि उसमें एक फ़र्क होता है। जी हाँ। कैलीग्राफी के कुछ उसूल होते हैं और कुछ पैमाइश होती है। जी। तो ये उसूल क्या है, पैमाइश क्या है और क्या फ़र्क है बुनियादी एक साधारण लिखाई और कैलीग्राफी की? हाँ, साधारण लिखाई में तो ये है कि आप कैसे भी लिख देंगे तो उसकी कोई पैमाइश नहीं है। जैसे मान लीजिए कलम की नोक है, कलम की नोक से जब हम लिखेंगे, अलिफ जैसे लिखेंगे तो उसके कत कहलाता है। कलम का जो आगे का हिस्सा कटा हुआ होता है उसको कत कहते हैं। तो कत की पैमाइश से 3, 5, 7, 9, 11 और नंबर्स में होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 नहीं है, 4 है तो वो सही नहीं है, वो उसूल के हिसाब से अलिफ सही नहीं है। ऐसे जैसे मान लो 6 है तो 6
अगर ऐसे लंबाई में ऐसे लिखेंगे और 6 का तारे हैं तो सही नहीं है, 7 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, इस अंदाज से हम उसको बनाते हैं। और आप अभी बता रहे थे कि ये जो कैलीग्राफी की जो स्क्रिप्ट होती है, जो उनकी लिपि होती है, वो कई तरीके की होती है। हाँ। तो वो क्या क्या है, उसका हाँ। क्या फ़र्क है आपस में? नहीं, जैसे मान लीजिए ख़त कूफ़ी है, तो ये इराक़ के अंदर कूफ़ा नाम की जगह है, वहाँ से इन्वेंट हुई सही मायने में, और उसके बाद में ये अरबिस्तान में पहुँची। और सबसे पहले जब कुरान लिखा गया तो ख़त कूफ़ी ही के अंदर लिखा गया। और ख़त कूफ़ी जो है वो एक ज्योमेट्रिक वर्क है, स्केल वर्क है, और उसके अंदर भी बहुत सारे स्टाइल्स डाले जा सकते हैं। उसको फ्लैट भी लिखा जा सकता है, उसको माकूस यानी मिरर अंदाज में भी लिखा जा सकता है, और उसके अंदर फूल पत्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो बहुत सारे स्टाइल उसमें डाले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ख़त सुलूस है, ख़त सुलूस के अंदर रिदम बहुत ज़्यादा है, लय बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे भी मोड़ तोड़ किया जा सकता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बनाया जा सकता है। जैसे हम तुगरा बनाते हैं, जैसे ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पे, वो सारे ही तुगरे हैं असल में। ये असल में तुगरा नवीसी है अरबी के अंदर। तो उसको एक अलग अंदाज़ दिया गया। एक तो सीधे लाइनों में हम लिख देते हैं, लेकिन ये एक स्टाइलिश वर्क है, इसको तुगरा कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी उसूल बरकरार रखे गए हैं। तो जैसे ख़त कूफ़ी है वो एक फ्लैट वर्क है, स्केल वर्क है, ज्योमेट्रिक वर्क है। और ख़त सुलूस या ख़त दीवानी, ख़त दीवानी क्या है, बहुत नाजुक स्टाइल है। उसके कलम की रिदम जो है लिखाई, कहीं बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी, कहीं जाके बहुत मोटी हो जाएगी, फिर जब घूम कर आएगी तो एकदम बहुत बारीक बन जाएगी। यानी उसमें नज़ाकत बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ख़त दीवानी के अंदर आयतल कुर्सी का डिज़ाइन बनाया है, तो उसमें क्या है कि हर मोड़ के ऊपर, हज़ारों जगहों के ऊपर नज़ाकतें भरी पड़ी हैं। ये जैसे आपने जो 4 ख़त बताए, तो इसमें हिंदुस्तान में कौन सा ख़त सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है? लोग मतलब जितने भी आप मुग़ल मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, उसमें कौन सा ख़त है जो इस्तेमाल किया है? हाँ, जैसे मुग़ल इमारतें जो है, ख़ासतौर से ताजमहल के बारे में बताना चाहूँगा कि ताजमहल के ऊपर जो ख़त है वो ख़त सुलूस है। और जैसे और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के ऊपर ख़त सुलूस नहीं है। उसके बारे में कहते हैं कि ये ख़त नस्ख़ है, कतीबा निगारी भी कहते हैं। उसमें एक फ़र्क क्या है, वो पुराना ख़त है सही मायने में। ऊपर से जैसे ऐसे शुरू करेंगे तो कलम बहुत मोटा आएगा, फिर नीचे आके पतला हो जाएगा, तो ये एक अलग उसका अंदाज़ है। लेकिन अब जो है ना, अब जो हम ख़त इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ख़त सुलूस, ये बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड है। बल्कि ये कह सकता हूँ मैं कि ताजमहल पे जो ख़त सुलूस लिखा हुआ है जो है, उससे भी ज़्यादा रिफ़ाइंड वर्क हमने किया है। उसके जोड़ पेवंद और उसकी सिमेट्री, उसका बैलेंस, उससे ज़्यादा बेहतर काम हमने करने की कोशिश की है। अभी आपने 2 शब्द बताए, जी। एक कतीबा निगारी हाँ। और दूसरा तुगरा। जी हाँ। तो ये तुगरा और कतीबा निगारी है क्या? थोड़ा हाँ। इसके बारे में बताएं। हाँ, कतीबा निगारी ये है कि आम तौर से जैसे दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो काम हुए हैं, उसको कतीबा निगारी कह सकते हैं हम। और जैसे तुगरा जो है वो एक ख़ास तौर से उसके अंदर एक शेप दे देना या उसको स्टाइल दे देना, हरूफ को अलग अलग तरीके से उसको मोड़ तोड़ करके बना देना। जैसे ये माशाअल्लाह ही है, अब इसके अंदर ये है मीम अलिफ और शीन अलिफ और अल्लाह, इसमें अल्लाह का नाम जो है टॉप के ऊपर है। ऐसे ही मोस्टली खत्तातों ने, और हम भी इस बात का ख्याल करते हैं कि जब भी अल्लाह का नाम लिखा जाए तो उसको हम टॉप पे रखें। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है तो उसमें अल्लाह का नाम आ रहा है तो उसको ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से मुझे तुगरा ये समझ में आया कि इसमें तमाम अल्फाज या अक्षर जो अलग अलग फैले हुए होते हैं, हाँ, उनको उनको सबको मिला समेट, के एक ग्रुप बना देते हैं। जी हाँ, ग्रुप में उसको समेट के बना दिया जाता है। उसमें भी क्या ख़ास बात है कि जैसे हम लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें लकड़ी में इसको कैसे बनाना है। चूँकि लकड़ी में 3 डायमेंशनल जब हम काम करेंगे तो तमाम हरूफ आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। उसके ज़ेर ज़बर पेश आराब जो है, उसके डेकोर जो है, वो सब जुड़े हुए होना चाहिए। तो हम उस अपने काम को ध्यान में रखते हुए उसको खत्ताती करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इवन जो कैलीग्राफी है, जब आप उसको लकड़ी में ट्रांसलेट करते हैं, लकड़ी में बनाते हैं, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सारे हरूफ आपस में जुड़े हुए रहें, वो बिखर ना जाए, क्योंकि कटने के बाद में इंडिविजुअल जब वो फॉर्म बने तो वो पूरा एक फॉर्म बने। जी हाँ। ज़्यादातर जो कैलीग्राफी थी उसका पारंपरिक रूप ये था, या तो वो किसी मकतब में होता था, मकबरे में होता था, महल में, यानी वो किसी ना किसी कोई रिलीजियस प्लेस का पार्ट होता था जी। या किताब का पार्ट होता था। हाँ। लेकिन उसको एक गिफ्ट आइटम पे, एक सेक्युलर चीज़ बना देना, हाँ। यानी
उसको उसके धार्मिक संदर्भ से हटा के जी। एक सामाजिक संदर्भ में ले जाना या तो व्यापारिक संदर्भ में ले जाना, तो उस समय मतलब आपके दिमाग में क्या चला, क्या लोगों ने आपको इसके ऊपर कुछ बोला? मेरा काम जो है वो सभी लोग पसंद करते हैं। इसमें मज़हब का कोई भेदभाव नहीं है कि मान लीजिए कुरान की आयतें हैं या अल्लाह के नाम हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आर्ट को पसंद करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि हर मज़हब के लोग हैं। और आपको इसमें थोड़ी मकबूलियत कब मिलना शुरू हुई? शुरू में कैसा रिस्पॉन्स आया? मुझे क्राफ्ट म्यूज़ियम में जाने का मौका मिला, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी तो मुझे जनवरी 2008 के अंदर, और वहाँ बाकायदा स्टॉल मिला। तो मैंने वहाँ रहते रहते ही जो ना दिमाग में बसा लिया था कि अब मुझे नेशनल अवार्ड के लिए एंट्री देना है, और मैंने ये अलम नश्रा के डिज़ाइन के ऊपर काम करना शुरू किया। और 4-5 महीने की मेहनत के बाद में एक बेमिसाल डिज़ाइन तैयार करके और मैंने वहाँ पेश किया, और पहली मरतबा ही मुझे नेशनल अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर। इरशाद भाई, ये जो कला है, जी। ये कला को आपने बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब आपके बाद ये कला कैसे आगे चलेगी, उसके लिए आपने क्या इंतजामात करे? नहीं, उसमें मैं शागिर्द बना रहा हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ में काम करता है, और मैंने गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ट्रेनिंग दी है स्टूडेंट्स को, और आगे भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 1-2 मेरे शागिर्द हैं जो काम करने लग गए हैं, तो इस काम का फ्यूचर अच्छा है। अभी आपने बताया था कि आपने गायत्री मंत्र भी बनाया इसमें? हाँ, मैंने गायत्री मंत्र भी बनाया है। गायत्री मंत्र वेदों की सूरह फातिहा है। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक, पढ़े लिखे लोगों के मुताबिक, जो रिसर्चर हैं, उनका ये कहना है कि गायत्री मंत्र जो है वो कुरान के जैसे सूरह फातिहा है, ओपनिंग चैप्टर ऑफ द होली कुरान, ऐसे ही वेदों की ये सूरह फातिहा है। और इसके दोनों के मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें क्या बात कही गई है कि इस पूरी दुनिया का बनाने वाला भूर यानी खालिक अल्लाह है, पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है, पापों को हरने वाला है, दुखों को नाश करने वाला है, सवितुर की भांति यानी सूर्य की भांति उज्ज्वल है। और दुआ मांगी गई है इसके अंदर कि हमें सन्मार्ग में प्रशस्त कर, हमें सद्बुद्धि अता कर। ऐसे ही कुरान पाक की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो इसमें भी वही बात कही गई कि अल्लाह जो है रहमान और रहीम है, और डे ऑफ जजमेंट का मालिक है, हमें सीधे रास्ते पे चला। ये सब उसमें भी दुआएं मांगी गई है। तो इसमें गायत्री मंत्र के मीनिंग में और सूरह फातिहा के मीनिंग में बहुत सिमिलरिटी है, और उसके अंदर भी अरबिक स्टाइल देने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ डेकोर हमें करना था, जैसे भा है संस्कृत में, तो हमने बे और हे लिखा है। या है जैसे, तो हमने अरबी के ये लिखने की कोशिश की है। माँ है तो अरबी में मीम लिखने की कोशिश की है। ना है तो संस्कृत और अरबी का फ्यूज़न कर दिया मैंने उसको। जी हाँ, वो शिल्प गुरु उसी पे और आयतुल कुर्सी के डिज़ाइन पे मुझे मिला है। शिल्प गुरु जो इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हस्तशिल्प का अवार्ड है, भारत सरकार के द्वारा 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं वो आर्टिस्ट इसके लिए केवल एलिजिबल होते हैं। ये इस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक जो शिल्पकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो इरशाद फारूकी साहब को 2015 में मिला है। और उसके लिए जो इन्होंने कलाकृति बनाई थी वो यही गायत्री मंत्र बनाया था, जिसके अंदर अरेबिक और संस्कृत लिपियों का इन्होंने फ्यूज़न करके एक नई चीज़ पैदा की, नई चीज़ एक सामने रखने की कोशिश करी। ये मुझे लगता है कि इस समय में जब ये अपनी कला के चरम पर हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है इरशाद फारूकी का कैलीग्राफी के लिए।